नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 का ये जो अंक है, इसमें दिसंबर 2024 का करंट अफेयर दिया गया है। कल हमने इसी में से जो है सार्वजनिक नीति पर जो हमारा वीडियो था उसका पार्ट 1 आपके लिए जो है अपलोड किया था। उसका जो पार्ट 2 है वो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मैं पूरे वीडियो को एक साथ शामिल करता तो वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, और मेरे लिए भी एक लंबे वीडियो को बनाना, एडिट करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए मित्रों, आज मैं सार्वजनिक नीति पर अपना जो पार्ट 2 शुरू करूं, इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। इसमें जो पार्ट 2 का पहला जो पॉइंट है वो है रेलवे संशोधन विधेयक 2024। 11 दिसंबर 2024 को लोकसभा द्वारा रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया गया है। इसमें विधेयक को कानूनी दर्जा प्राप्त होने से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। रेलवे जोनों के विकेंद्रीकरण, सशक्तिकरण में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो पूर्ववर्ती कानूनों में संशोधन होगा। विधेयक के माध्यम से पूर्ववर्ती औपनिवेशिक युग के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1950 के सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार की शक्तियां। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में प्रावधान था कि केंद्र सरकार रेलवे के संबंध में अपनी शक्तियां और कार्य रेलवे बोर्ड को सौंप सकते हैं। अब ये रेलवे बोर्ड निकाय है क्या? ये रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का भी प्रस्ताव है, ताकि रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान किया जा सके, अर्थात इसको एक लीगल बॉडी जो है बनाया जा सके। वैधानिक शक्तियों का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। ये संशोधित विधेयक में जोड़े गए प्रस्ताव जो हैं वो रेलवे बोर्ड की संरचना को तय करने, केंद्र सरकार को इसके लिए अधिकृत करते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या, उनकी संख्या, योग्यता, ये सभी चीजें वो जो है केंद्र सरकार तय करेगी। इसके माध्यम से जो रेलवे जोन है उनको अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, और उसका क्या लाभ होगा कि जो रेलवे परिचालन में दक्षता आएगी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, रेलवे जोनों को अधिक स्वायत्तता ये सब मिलेगी। और ये जो है इन सभी चीजों को 2014 की श्रीधरन समिति जो थी उसमें भी ये सब जो है कहा गया था। स्वतंत्र नियामक। इसमें जो है विधेयक में रेलवे में टैरिफ, सुरक्षा, निजी क्षेत्रों की भागीदारी की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक जो है स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके पहले 2015 में भी रेलवे पुनर्गठन संबंधी समिति जो थी उसने एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की सिफारिश की थी, लेकिन उनको तब जो है सिफारिशों को माना नहीं गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल आदेश 2019 में संशोधन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल के स्वीकृत मॉडल एवं निर्माता आदेश ALMM में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। इससे कि भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। 1 जून 2026 से ये प्रभावित होगा, और सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल के स्वीकृत मॉडल एवं निर्माता ढांचे के तहत सौर PV सेलों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित सूची 2 को पेश किया जाएगा, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। कहने का तात्पर्य है कि जो फोटोवोल्टाइक सेल है, अर्थात जो सौर पैनल बनते हैं बड़े बड़े, आपने घरों के ऊपर लगे देखे होंगे, अधिकांश पैनल चाइना से या जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से आयात किए जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे अडानी हो, या कोई भी कंपनी हो। अब भारत सरकार जो घरेलू निर्माण को जो है प्रोत्साहन दे रही है कि हम लगाएंगे तो सोलर पैनल, लेकिन अपने बने हुए, जिससे कि यहाँ पर रोजगार पैदा हो, जो हमारा पैसा विदेशों को चला जाता है आयात करने में वो रुक जाए। दूसरी बात, आयात करने के बाद वो महंगा पड़ता है, उन सब चीजों से मुक्ति मिले। ये जो सौर PV सेल के लिए ALMM सूची 2 की शुरुआत जो की गई थी, ये 1 जून 2026 के बाद जितनी परियोजनाएं लगेंगी उनमें यही जो मॉडल सूची 2 के पैनल है वही लगाए जाएंगे।
इसमें क्या होगा, इसमें जो मौजूदा परियोजनाएं हैं उनके लिए छूट है। ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए जिनके लिए पहले से बोलियां लगाई जा चुकी हैं और अंतिम तिथि जो है इस आदेश के पहले हो चुकी है, उनमें जो है सूची 2 के सोलर पैनल लगाने से छूट मिलेगी। इसका जो आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ देश को मिलेगा कि देश में जो बने हुए पैनल होंगे वो अधिक गुणवत्तापूर्ण होंगे, विश्वसनीय होंगे और कठिन प्रक्रिया के बाद जो है वो सूची 2 में शामिल किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि देश में जो भी बन रहा है उल्टा सीधा पैनल उसको सूची 2 में शामिल कर लिया जाएगा। जो ये पैनल देश में बनाएंगे, जो मैन्युफैक्चर होंगे, उनको एक कठिन प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तभी उनकी कंपनी उनके पैनल को सूची 2 में शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य एक मजबूत घरेलू सौर पीवी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह इसका भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली जो है हासिल करने में जो है भारत अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। इसमें घरेलू विनिर्माण को सहायता मिलेगी। इसमें जो भारत जो है सौर ऊर्जा में वैश्विक जो नेता बनना चाहता है उसको जो है एक जो है स्थायित्व मिलेगा। भारत में सौर पीवी सेल की बढ़ती मांग को नवाचार से बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो मेक इन इंडिया जो पहल है उसके जो है अलाइनमेंट में ये योजना है। अगला जो टॉपिक है वो है 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन नीति समाप्त हो गई है। आपको बता दूं कि भारत सरकार की योजना थी कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में किसी को फेल नहीं किया जाएगा। अगर उसके चाहे जितने कम नंबर हो उसको प्रमोट करके कक्षा 6 में भेज दिया जाएगा और 8वीं वाले को 9वीं में भेज दिया जाएगा, जिससे कि जो लोगों में होता क्या था कि अगर 5वीं में फेल हो गए तो फिर वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते थे और उसके बाद शिक्षा उनकी बंद हो जाती थी और भारत का जो शिक्षा का स्तर था वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था, साक्षरता दर बेहतर नहीं हो रही थी। ऐसे ही अगर 8वीं में फेल हो जाता था बच्चा तो उसको लगता था कि जब मैं 8वां नहीं पास कर पा रहा हूं तो 10वां क्या पास करूंगा। इसलिए भारत सरकार ने ये नियम लागू किया था कि 5वीं और 8वीं में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार सरकार क्या देख रही थी कि 5वीं और 8वीं में फेल होकर के प्रमोट होने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही थी। 8वां पास कर गए और 10वें का पेपर दे रहे हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में अपना रोल नंबर सही से नहीं लिख पा रहे हैं। इस कारण से भारत सरकार ने अपने इस कदम को वापस खींच लिया है। केंद्र ने कक्षा 5 और 8 के लिए जो नो डिटेंशन नीति थी उसको खत्म कर दिया है। इसके तहत इन कक्षाओं में वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास या प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, इन छात्रों को पास कर दिया जाता था और वो अगली कक्षा में जाकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर देते थे। ये 16 दिसंबर 2024 को बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम नियम 2024 शीर्षक से एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि यदि कोई बच्चा नियमित परीक्षा में कक्षा 5 और 8 में उत्तीर्ण मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उन्हें रोका जा सकता है। जो नो डिटेंशन नीति है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जब लागू किया गया था तब इसको शामिल किया गया था और नो डिटेंशन नीति को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 निहित किया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण चिंता की बात यह थी कि विफलता दर बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसके कारण बच्चे बहुत संख्या में पढ़ाई को जो है सही से कर नहीं रहे थे। अब केंद्र सरकार ने विधानसभा सहित अन्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए संशोधित डिटेंशन फ्रेमवर्क लागू कर दिया है। हाँ, छात्रों के लिए एक सुविधा की बात यह है कि अगर कोई छात्र फेल हो जाता है कक्षा 5 और 8 में तो 2 महीने के अंदर वो जो है दोबारा जो है परीक्षा दे सकेंगे और उसमें उसको पास करने का मौका रहेगा। 2 महीना बहुत होता है और अगर उसके बाद भी वो परीक्षा के उत्तीर्णता के मानदंडों को प्राप्त नहीं कर पाता है, मतलब पास नहीं हो पाता है, तो फिर वो उसी कक्षा में पढ़ाई करेगा। यदि किसी विद्यार्थी को अगली कक्षा में जाने से रोका जाता है तो शिक्षक बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी काउंसलिंग करेंगे कि क्या कारण है कि जिसके कारण ये बच्चा नहीं पास कर पाया। मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में जो उसकी एब्सेंटीज है वही कारण होता है। इसमें जो प्रधानाचार्य है वो एक ऐसी सूची का निर्माण करेगा जो बच्चे इस प्रकार के होंगे उन पर विशेष प्रयास किया जाएगा और उनकी जो प्राप्ति का स्तर है उसकी निगरानी रखी जाएगी।
जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें वो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 का मसौदा। इसमें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम मसौदा यह सूचित किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावित हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करना, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की निगरानी करना। इसमें है क्या? इसमें नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है, जो पैकेजिंग अपशिष्ट के पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैकेजिंग अपशिष्ट को आप समझिए, जैसे मान लीजिए पानी की बोतल पैकेज की जाती है, वो पैकेज है। आप देखते होंगे गत्ते में सामान रखा जाता है, वो गत्ता है, या कोई चीज डिब्बे में आती है, वो डिब्बा है। दूध की पन्नी जो होती है जिसमें दूध का पैकेट होता है, वो सभी जो है पैकेजिंग अपशिष्ट है। इसमें क्या क्या है? कागज है, कांच की बोतलें होती हैं, दवाएं आती है कांच की बोतलों में, धातु आपने देखा होगा, टीन के डिब्बे होते हैं जिनमें आपने देखा होगा कुछ खाने पीने की सामानें आती हैं, सैनिटरी उत्पाद हैं, ये सब चीजें जो है इसमें शामिल किए गए हैं। अनिवार्य अपशिष्ट पृथक्करण, सफाई कर्मचारी बिना अलग किए अपशिष्ट को एकत्रित करने से मना कर सकते हैं। जैसे कि सफाई कर्मचारी घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी कूड़ा करने वाले पर है कि वो जो है सामान को जो है पृथक्करण करके अलग अलग करके स्टोर करे, और जब कूड़े वाला आए तो उसको अलग अलग चीजें दे। अगर वो अलग अलग नहीं करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो सफाई कर्मी उसको लेने से मना कर सकता है। अगर स्रोत पर पृथक नहीं किया जाता तो आवासीय परिसर और थोक अपशिष्ट जनरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। और वो कैसे अलग करेंगे? तो उसको दो कैटेगरी, बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल। आप समझिए, सब्जी का छिलका बायोडिग्रेडेबल है, जो प्लास्टिक है, जो कांच है, धातु है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं। उसी जगह पर जो कागज है वो बायोडिग्रेडेबल है। इसमें समुदाय एवं संस्थानों के कर्तव्य बताए गए हैं इस संशोधन में। इसमें कहा गया है कि जो 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय परिसर, होटल, रेस्तरां, संस्थान, इन स्रोतों पर अपशिष्ट को अलग करना, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को कूड़ा बीनने वाले को सौंपना तथा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आदर्श रूप से परिसर के भीतर ही कंपोस्ट या बायोमिथनेशन के माध्यम से संशोधित किया जाना चाहिए। अर्थात जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जैसे कि आपको मैंने बताया धातु, कांच, प्लास्टिक, पन्नी, ये सब चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये सब छांट करके कूड़े बीनने वालों को दे देंगे और वो उसको बेच करके अर्थव्यवस्था में वो आ जाएगा और उसको रिसाइकलिंग होगी। वहीं पर जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनको अपने परिसर में ही गड्ढा तैयार करके उसमें कंपोस्ट किया जाएगा, उसमें दबा करके खाद बनाई जाएगी। गैर अनुपालन के लिए जुर्माना, अनुपालन न करने पर प्रदूषण कर्ता पर भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजा के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। जो कृषि अपशिष्ट प्रबंधन है, जैसे कि खेती के बाद जो पराली वराली निकलती हैं, पंचायतें यह सुनिश्चित करेंगी कि जो कृषि और बागवानी अपशिष्ट को खुले में नहीं जलाया जाए, और अगर जलाया जाएगा तो उन जो दोषी व्यक्तियों पर इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो चलिए मित्रों, ये जो सार्वजनिक नीति से संबंधित जो पार्ट 2 था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको हमारा, अगर आपने सार्वजनिक नीति पर जो भाग 1 नहीं देखा है तो मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगा, आप उसको देखिए और इसको मिला करके देखिए। तो दोनों वीडियो मिला करके सार्वजनिक नीति पर जो नए संशोधन है, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो आपका सेक्शन पूरा हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।